Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 16th of July, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. And there is an announcement. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you have to visit the Telegram group and all the details regarding this program आपको Telegram group में मिल जाएंगी। लेकिन उसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम डे ही उसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, यूएस हाउस वोट्स फॉर सैंक्शंस वेवर टू इंडिया ओवर S-400। तो इंडिया ने रशिया से S-400 लिया है। तो हमने रशिया के साथ डील की थी कि रशिया हमें S-400 देगा। अब यूएसए का एक एक्ट है जिसका कि नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो यूएसए के इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री अगर ईरान, नॉर्थ कोरिया या रशिया से कोई ट्रेड करता है तो उस कंट्री के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, क्योंकि बेसिकली यूएस ने इन कंट्रीज़ के ऊपर ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। और कोई भी कंट्री अगर इनसे मेजर कोई ट्रेड डील करता है तो उन कंट्री के ऊपर भी यहाँ पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इसीलिए जब टर्की ने S-400 दिया था रशिया से तो यूएसए ने टर्की के ऊपर काटसा के अंडर सैंक्शंस लगा दिए थे। फिर इंडिया ने भी S-400 लिया रशिया से, तो इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर सैंक्शंस लगा सकता था यूएसए। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत यूएसए के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जिसको भी वेवर देना चाहे केस टू केस बेसिस पर, तो वो यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोअर हाउस है यूएसए का, वहाँ पर वोटिंग हुई है और उस वोटिंग में ये कहा गया है कि इंडिया को वेवर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया को S-400 की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ। तो चाइना एग्रेशन कर रहा है इंडिया के बॉर्डर पे, इसीलिए इंडिया को ज़रूरत थी और इंडिया ने यहाँ पर S-400 की डील की है रशिया के साथ। तो हाउस वोट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडिया, ओनली द यूएस प्रेसिडेंट कैन ग्रांट अ वेवर अंडर काटसा। तो काटसा के अंदर एक प्रोविजन ये है कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं वो वेवर दे सकते हैं केस टू केस बेसिस पर। When that happens, India can buy S-400s from Russia without fear of sanctions. The US House of Representatives has passed by voice vote a legislative amendment that approves waiver to India against the punitive CAATSA sanctions for its purchase of the S-400 missile defense system, जो कि हमने रशिया से लिया है। अब ये जो हमने S-400 सिस्टम रशिया से लिया है, तो अब यूएसए जो है हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। तो ऐसा यहाँ पर यूएसए का कहना है। काटसा इज़ अ टफ यूएस लॉ दैट ऑथोराइजेज द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कि यूएस जो है सैंक्शंस लगा सकता है अगर कोई भी कंट्री मेजर डिफेंस डील करता है रशिया के साथ। अब रशिया के ऊपर प्राइमरी सैंक्शंस यूएसए ने 2014 में लगाए थे, जब रशिया ने क्रेमिया एनेक्स कर लिया था। यूक्रेन का पार्ट था क्रेमिया, तो रशिया ने 2014 में ये एनेक्स कर लिया था। उसके बाद रशिया को G8 से भी बाहर कर दिया गया था। फिर उसके बाद ये जो ग्रुपिंग थी वो सिर्फ यहाँ पर G7 बची थी। फिर ये भी पता चला था कि 2016 में जब यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे तो रशिया ने यहाँ पर मेडलिंग की थी, इंटरफेरेंस किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। इन अक्टूबर 2018 इंडिया ने रशिया के साथ डील की कि हम रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लेंगे और हम S-400 की 5 यूनिट्स लेंगे। उस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वार्न भी किया था कि अगर हम यहाँ पर रशिया से S-400 सिस्टम लेंगे तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो S-400 रशिया का मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एंड यूएस हैज़ ऑलरेडी इम्पोज सैंक्शंस ऑन टर्की अंडर द काटसा फॉर द परचेज ऑफ ए बैच ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फ्रॉम रशिया। टर्की ने रशिया से S-400 लिए थे, उसके बाद यूएसए ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब टर्की ने क्यों लिए? फॉर एग्जांपल टर्की के पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है S-400 लेने का, क्योंकि टर्की नेटो का मेंबर है। तो टर्की के ऊपर अगर कोई भी कंट्री अटैक करता है तो नेटो के सारे कंट्रीज़ ही उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं है और इंडिया का बॉर्डर स्टैंड ऑफ भी चल रहा है चाइना के साथ, तो ऐसे में हमें यहाँ पर वेवर दे दिया गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड न्यूज़ है, बेल फॉर जुबैर इन दिल्ली केस, कोर्ट सेज दी डिसेंट फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जर्विंग दैट द वॉइस ऑफ डिसेंट इज नेसेसरी फॉर हेल्थी डेमोक्रेसी। तो डिसेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी कैन नाइदर वर्क नॉर प्रॉस्पर अनलेस पीपल गो आउट एंड शेयर देयर व्यूज़। तो लोगों के पास यहाँ पर
लोग अपने ओपिनियन को रख सकें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में, और इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए। द जज सेड दैट इन इंडियन डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल पार्टीज आर ओपन फॉर देयर क्रिटिसिज्म। तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्रिटिसिज्म हो सकता है। देयरफॉर मेयरली क्रिटिसिज्म ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्रिटिसिज्म किया जाता है तो उस बेसिस के ऊपर सेक्शन 153A और सेक्शन 295A को इन्वोक नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 153A किससे रिलेटेड है? तो इट इज़ रिलेटेड टू प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। और 295A यहाँ पर डील करता है डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट्स, जो कि किसी रिलीजियस फीलिंग को यहाँ पर आउटरीच करने की कोशिश करें, इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन। फिर यहाँ पर जजेस का ये कहना था कि जो हिंदुज़म रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है और काफ़ी टॉलरेंट है, तो इतनी छोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रिलीजन को। तो इट एम्फेसाइज दैट नेमिंग एनी इंस्टीट्यूशन विद अ हिंदू गॉड्स नेम इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ द प्रोविजंस इन्वोक्ड बाय पुलिस सिंस द रिलीजन बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। और बेसिकली हिंदुज़म जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, तो इतने छोटे केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Hindu religion is so tolerant that its followers proudly name their institution, organization, facilities in the name of their holy god or goddesses. A free exchange of ideas, dissemination of information without restraints, dissemination of knowledge। तो यही तो बेसिकली डेमोक्रेसी में होता है। सबके पास यहाँ पर राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और जो कि सिटीज़न को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। ऑफकोर्स एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन सब्जेक्टेड टू सम रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि सिटीजन को दिया गया है अंडर आर्टिकल 19(1)A। इट एम्फेसाइज दैट आर्टिकल 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू इट्स सिटीजन्स। अब हम आगे चलते हैं। NIRF की जो रैंकिंग्स है ये हम डिस्कस करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रैंकिंग रिलीज़ की गई है। IIT मद्रास ने यहाँ पर टॉप किया है। लेड बाय IIT मद्रास, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू डोमिनेट द कंट्रीज हायर एजुकेशन लैंडस्केप। IIT मद्रास ने यहाँ पर टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी में फॉर द 4th कंजिक्यूटिव ईयर, और इंजीनियरिंग में फॉर द 7th स्ट्रेट ईयर। तो 7 सालों से यहाँ पर इंजीनियरिंग की कैटेगरी में टॉप किया है IIT मद्रास ने, और यहाँ पर 4th टाइम टॉप किया है फॉर द ओवरऑल कैटेगरी। तो ओवरऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 4थी बार यहाँ पर टॉप किया है IIT मद्रास ने। उसके बाद भी IIT मद्रास में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या इश्यूज़ हैं? तो पहला इशू ये है कि जो रेशियो है स्टूडेंट और फैकल्टी का वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वी आर एग्रेसिवली ट्राइंग टू गेट गुड फैकल्टी। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास गुड फैकल्टीज़ आ सकें। तो ज़्यादा फैकल्टी होगी तो मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, ज़्यादा रिसर्च होगी, ज़्यादा आउटरीच होगी, ज़्यादा आइडियाज़, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, तो सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर इनके पास ज़्यादा फैकल्टी होगी। सेकेंड पार्ट इज़ परसेप्शन। तो परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर NIRF में रैंकिंग इनकी आई है फर्स्ट, तो परसेप्शन तो बिल्ड होगा, फॉरेन में भी बिल्ड होगा कि जो IIT मद्रास है उसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है, NIRF में भी फर्स्ट रैंक आई है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन परसेप्शन बिल्ड करना ज़रूरी होता है, और अगर परसेप्शन बिल्ड किया जाएगा तभी कोई इंस्टीट्यूशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज होता है। एंड वी शुड मेक आउटरीच एंड गेट ग्लोबली रिकॉग्नाइज लाइक वर्ल्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। तो जैसे MIT को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, स्टैनफोर्ड को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी जो रैंकिंग्स है उनको यहाँ पर हाईलाइट किया जाए, और जिसकी वजह से जो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी यहाँ पर आउटरीच जो है बढ़े। ओवरऑल रैंकिंग्स हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल रैंकिंग्स में IIT मद्रास, सेकंड पर IISc बेंगलुरु, थर्ड पर IIT बॉम्बे मुंबई। यूनिवर्सिटीज़ में IISc बेंगलुरु, सेकंड पर JNU, थर्ड पर जामिया मिलिया इस्लामिया। कॉलेजेस में मिरांडा हाउस, सेकंड पर हिंदू कॉलेज, एंड द थर्ड पर है प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि चेन्नई में है। मेडिकल एजुकेशन में देखिए तो एम्स ने ऑक्यूपाई किया है टॉप स्लॉट फॉर द 5th स्ट्रेट ईयर, और IIM अहमदाबाद जो है बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट सेगमेंट में। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं NIRF रैंकिंग्स के? तो पैरामीटर्स होते हैं टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, जिसको कि 30% वेटेज दिया जाता है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30% वेटेज दिया जाता है। ग्रेजुएशन आउटकम्स 20%, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10%, और परसेप्शन 10%। तो ये यहाँ पर पैरामीटर्स हैं NIRF रैंकिंग के। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड द लास्ट वन इज परसेप्शन। अब हम आगे चलते हैं। ये तीनों न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली। ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 4 कोड्स गवर्नमेंट ने यहाँ पर लाने की बात की थी, तो पार्लियामेंट ने तो उन कोड्स को पास कर दिया था, लेकिन लेबर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो ऐसे में स्टेट को ड्राफ्ट रूल्स बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको वापस से रिव्यू किया जाएगा। तो वो कौन से प्रोविजन है एक बार हम देख लेते हैं। विद द गवर्नमेंट सेटिंग द स्टेज टू इम्प्लीमेंट 4 न्यू लेबर कोड्स, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज ओपन टू रिव्यूइंग सम
provisions in the two of them, the code on wages and the code on social security. अब code on wages में एक प्रोविज़न ये है टू कैप बेसिक सैलरी एट 50%। तो इससे क्या होगा, जो टेक होम सैलरीज है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस प्रोविज़न को एक बार वापस से रिव्यू किया जाएगा। और दूसरा प्रोविज़न क्या है, तो जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी उसमें ये कहा गया है कि जो एग्रीगेटर्स गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे उनको लगभग 1 से 2% का जो अपना टर्नओवर है वो सोशल सिक्योरिटी के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि एज सच गिग वर्कर्स को कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, क्योंकि उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में ये कहा गया है कि जो 1 से 2% एनुअल टर्नओवर है वो इनको सोशल सिक्योरिटी के लिए देना पड़ेगा, विद द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द अमाउंट पेएबल बाय द एग्रीगेटर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्विगी है, स्विगी में डिलीवरी बॉयज़ भी काम करते हैं, इसके अलावा मैनेजमेंट भी काम करता है। तो स्विगी का फॉर एग्जांपल ये कहना हो कि आप अगर हमारा टर्नओवर काउंट करोगे तो गिग वर्कर से जो हमारा टर्नओवर आ रहा उसको बेसिकली यहाँ पर सेपरेटली काउंट करो और उसका 1-2% लो, टोटल का 1-2% लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दे आर सेइंग their turnover does not just include gig workers, they have workers for warehousing, for delivery, those who run the online platforms. So they said turnover can't be seen in totality. तो आप पूरे टर्नओवर का 1-2% यहाँ पर कंट्रीब्यूट मत कराओ फॉर सोशल सिक्योरिटी, बल्कि जो यहाँ पर सिर्फ गिग वर्कर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस टर्नओवर का 1-2% कंट्रीब्यूट कराओ। तो दूसरा ये प्रोविजन है जिसको कि यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। तो फर्स्ट पेज पर इतना ही था, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। won't permit unmarried women to terminate pregnancy at 23 weeks। तो यहाँ पर कुछ एक्ट के कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं जो कि हम देख लेते हैं। तो रूल 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज ऑफ विमेन हैं जो कि 20 से 24 हफ्ते के बीच में भी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट करा सकती हैं, लेकिन इस लिस्ट में अनमैरिड वुमेन इंक्लूड नहीं है। तो वुमेन हैज़ चैलेंज्ड रूल 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 एज पर विच ओनली सम कैटेगरीज ऑफ वुमेन आर अलाउड टू सीक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 20 to 24 वीक्स, लेकिन इस कैटेगरी में अनमैरिड वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया है। The counsel representing the woman told the court that her case is covered under section 32BI of the Medical Termination of Pregnancy Act, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रेगनेंसी है वो 20 से 24 हफ्तों के बीच में भी टर्मिनेट कराई जा सकती है अगर 2 डॉक्टर्स इस ओपिनियन में हो कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है या उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एक ग्रेव इंजरी पहुंच सकती है। तो इस बेसिस पर अगर 2 डॉक्टर्स ये कह दें कि जो माँ है उसको कुछ खतरा हो सकता है या तो ग्रेव इंजरी हो सकती है टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, तो शी इज़ नॉट फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड टू रेज दिस चाइल्ड बीइंग अ सिंगल अनमैरिड पेरेंट, गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक, जिसकी वजह से सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मेंटल एग्नी जो इस वुमेन को फेस करनी पड़ेगी। तो ये सब यहाँ पर कोर्ट में कहा गया। तो कोर्ट का ये कहना है कि बेसिकली अब बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप यहाँ पर बर्थ दे दो, उसके बाद यहाँ पर आप एडॉप्शन के लिए दे देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये किया जा सकता है। तो हर काउंसिल सबमिटेड दैट शी वाज डिस्ड बाय हर पार्टनर एट द लास्ट मोमेंट, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया है, तो हमने जो रूल्स डिस्कस किए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो रूल 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया सेक्शन 32BI ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब जो भी ये रूल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूएस में रो वर्सेस वेड के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया है। तो ज़रूर पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो एबॉर्शन के लॉज हैं वो कैसे हैं, कितने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। तो आप कुछ ही एग्जांपल्स जो हैं वो कोट कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। असम अरुणाचल साइन पैक्ट टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इसके लिए जो इन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया है दैट इज इंपॉर्टेंट, नामसाई डिक्लेरेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नामसाई डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो इन व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड a significant milestone in the border talks between Assam and अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों स्टेट्स ने यहाँ पर एक डिक्लेरेशन साइन किया है कि ये जो भी इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको ये सॉल्व करेंगे। तो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ये लोग यहाँ पर कुछ रीजनल कमिटीज़ बनाएंगे और जिसके बेसिस पर यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। तो नामसाई डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। दलाई लामा ने लद्दाख को विजिट किया। तो जो चाइना है वो दलाई लामा को एक स्प्लिटिस्ट पर्सनालिटी समझता है। और फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने दलाई लामा को उनके बर्थडे पर विश किया था तो चाइना का ये कहना था
कि इंडिया को तिब्बत रिलेटेड इश्यूज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सेइंग इंडिया शुड स्टॉप यूजिंग तिब्बत रिलेटेड इश्यूज़ टू इंटरफेयर इन चाइनाज इंटरनल अफेयर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना इंडिया की सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझता है और चाइना हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम चाइना की सेंसिटिविटीज़ को समझें। इंडिया मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग टाइज विद नेबर्स। तो यहाँ पर एक फ्रिगेट की बात की गई है, दूनागिरी। अब प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, तो ये बस पता होना चाहिए दूनागिरी क्या है। अब हम आगे चलते हैं। अनजस्टिस, ये हम केस डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड अ पिटीशन थर्सडे सीकिंग अ सीबीआई प्रोब इनटू एलिज्ड टॉर्चर एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बाय द छत्तीसगढ़ पुलिस एंड सेंट्रल फोर्सेस ड्यूरिंग एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस इन दांतेवाड़ा इन 2009। अब दांतेवाड़ा में 2009 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस किए थे। अब एक पिटीशन कोर्ट में गई और पिटीशन का ये कहना था कि ये जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस किए गए थे ये एक्चुअली एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस थे नहीं और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की गई थी, ट्राइबल्स को मारा गया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, जो यहाँ पर पिटिशनर था उसके ऊपर 5 लाख का फाइन लगा दिया। तो court did not just say that the investigation indicated that Maoists, not security forces, were responsible for the killing of 17 people in separate incidents, और यहाँ पर कोर्ट ने इस पिटिशनर के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। तो ऑथर का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन है वो यहाँ पर ख़राब हो रही है अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस वरीसम इन्वर्जन एंड कॉल अ हॉल्ट टू इट बिफोर इट डज मोर डैमेज टू इट्स हार्ड वॉन रेपुटेशन। तो जो भी यहाँ पर रेपुटेशन बिल्ड हुई है सुप्रीम कोर्ट की वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही जजमेंट्स देती रही। एवरी पटिशनर हु अप्रोचेज द कोर्ट अगेंस्ट दोज मोर पावरफुल देन हर मस्ट फील शी मस्ट नो दैट इवन इफ हर प्ली इज थ्रोन आउट शी वॉज हर्ट बट नॉट पनिश्ड और मेड टू पे। तो एक बार सुनना तो चाहिए पटिशन को, जो कि यहाँ पर कोर्ट ने नहीं सुना है। तो ये एक प्रॉब्लम है। आगे हम चलते हैं ब्रिज टू द गल्फ। तो I2U2 समिट हुई है जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। अब I2U2 समिट में बेसिकली हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही ये समिट, क्योंकि यहाँ पर UAE ने ये कहा है कि $2 बिलियन जो है इंडिया में इन्वेस्ट किए जाएंगे मेगा फूड पार्क्स बनाने के लिए। इसके अलावा एक हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट गुजरात में बनाया जाएगा। तो इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा I2U2 समिट के बाद। I2U2 में कौन कौन से कंट्रीज है, तो इंडिया, इजराइल, USA, UAE। तो वर्चुअल समिट लेवल I2U2 मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑफ इजराइल, इंडिया, UAE एंड US ऑन थर्सडे टुक प्लेस जस्ट 9 months आफ्टर द ग्रुपिंग वॉज लॉन्च्ड बाय द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल 4 कंट्रीज इन इजराइल। तो UAE ने ये कहा है कि इंडिया में मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे जहाँ पर हमारी फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, और अगर हमारी फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इसके अलावा जो फार्मर्स की इनकम है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। A grouping like the I2U2 has been made possible by several developments. In recent years, particularly since Prime Minister Narendra Modi came to office, Delhi has responded to the new diplomatic and strategic dynamic in the region. For all the gains India has accrued. अब इससे पहले क्या प्रॉब्लम थी इंडिया की वेस्ट एशिया को लेकर, तो हम वेस्ट एशिया को पाकिस्तान के लेंस से देखते थे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें कभी भी वेस्ट एशिया को पाकिस्तान के लेंस से देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो हमारे वेस्ट एशिया के साथ रिलेशन है वो टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान है। फॉर ऑल द गेन्स इंडिया हैज़ अक्रूड, अ लॉट मोर रिमेन्स टू बी डन। दिल्ली हैज़ ट्रेडिशनली व्यूड वेस्ट एशिया आइदर थ्रू द लेंस ऑफ पाकिस्तान, या तो हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो लीडिंग डेस्टिनेशन है फॉर द इंडियन लेबर, द फॉर्मर एंगेजिंग विद कंट्रीज ऑन देयर ओन टर्म्स रादर देन देयर परसीव्ड क्लोजनेस टू इस्लामाबाद। लेकिन जो वेस्ट एशिया हमसे एंगेज होता है उससे कोई लेना देना नहीं है कि इस्लामाबाद के साथ इनके कैसे रिलेशन है। तो I2U2 हैज़ मेड अ मॉडेस्ट बिगनिंग विद कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और एग्रीकल्चर की भी यहाँ पर बात की गई है। ये जो फर्स्ट आर्टिकल है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैंस कवर्ड इज, तो ये गोटाबाया राजपक्षा के ऊपर आर्टिकल है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। द पोलाइट प्रोटेस्टर, तो इसमें यह बताया गया कि श्रीलंका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन वहाँ पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको वेंडलाइज नहीं किया जा रहा है। द पोलाइट श्रीलंकन प्रोटेस्टर हैज़ लेसन फॉर रिवॉल्यूशनरीज एवरीवेयर सून आफ्टर द स्पीकर ऑफ Parliament announced that the President Gotabaya Rajapaksa has finally resigned. The people who had occupied government buildings since July 9 began to peacefully stream out. अगर हम अरब स्प्रिंग देखें जो कि टूनिशिया में स्टार्ट हुआ था, और क्यों हुआ था अरब स्प्रिंग, तो बेसिकली इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी, करप्शन थी, उसके बाद लीबिया और इजिप्ट की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर ओवरथ्रो हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था। तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी वेंडलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये इस आर्टिकल में ऑथर ने बताया है। अब हम आगे चलते हैं। हु ऑल ऊबर टुक फॉर अ राइड, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। बैड इन लॉ ये हम डिस्कस करेंगे। तो नुपुर शर्मा
जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गई तो नूपुर शर्मा का ये कहना था कि उनके अगेंस्ट जो भी एफआईआर हुई हैं उनको क्लब कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लब करने से मना कर दिया। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया कि बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर सेम एफआईआर्स हैं तो उनको क्लब कर दिया जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया क्लब, तो उसको ही क्वेश्चन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट्स रिफ्यूजल टू कंसोलिडेट मल्टीपल एफआईआर्स फाइल्ड इन सेवरल स्टेट अगेंस्ट फॉर्मर बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा फॉर her remarks. In 2001, the SC in TT Antony versus State of Kerala made it clear that only the earliest information in regard to the commission of an offence could be investigated and tried. तो बेसिकली प्रेसिडेंट्स हमारे पास सेट है। अर्नब गोस्वामी के केस में भी ये कहा गया था। अब यहाँ पर जजमेंट में क्या बताया गया कि क्या रीज़न है क्यों नहीं क्लब किया गया। तो पहला रीज़न ये बताया गया है, जो अर्नब गोस्वामी का केस था और जो नूपुर शर्मा का केस है, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो फर्स्ट जब बेंच सेड दैट द पार्टी स्पोक्स पर्सन एंड जर्नलिस्ट कांट बी ट्रीटेड आइडेंटिकली, बेंच का ये कहना है द केस ऑफ ए जर्नलिस्ट ऑन एक्सप्रेसिंग राइट्स ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ये पूरा डिफरेंट पेडिस्टल है, और यहाँ पर किसी पार्टी स्पोक्स पर्सन के ऐसे स्टेटमेंट्स देना ये पूरा डिफरेंट इशू है। तो दिस व्यू इज़ कम्प्लीटली मिसप्लेस्ड, क्योंकि ऑथर ने ये कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो हायरार्की के बेसिस पर नहीं दिए गए कि आप स्पोक्स पर्सन हो तो आपको यहाँ पर कम फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, आप जर्नलिस्ट हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग ही गलत है। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। एन आदिवासी प्रेसिडेंट, तो एनडीए की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू जी। What makes the NDA's choice even more remarkable is that she is the tribal, जो कि बिलोंग करती हैं टू द ऑस्ट्रो-एशियाटिक एथनिक ग्रुप, जिसको कि यहाँ पर आदिवासीज के नाम से भी जाना जाता है। इन द कॉलोनियल पीरियड बहुत सारे आदिवासीज को इंडेंचर्ड लेबर्स की फॉर्म में लेकर गया था आसाम में, और वहाँ पर जो इनके डिसेंडेंट्स हैं वो अभी भी उनको टी ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। द आदिवासीज ऑल्सो डिफर फ्रॉम द ट्राइब्स ऑफ अंडमान आइलैंड, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। आदिवासीज ऑफ इंडिया अभी तक मार्जिनलाइज्ड हैं सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, और ये यहाँ पर आती हैं संथाल कम्युनिटी से। तो संथाल विल नाउ बिकम पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री बुक्स एंड सीदो कानू। तो आपने यहाँ पर संथाल रेबेलियन पढ़ा होगा, जिसके कि लीडर्स यहाँ पर सीदो कानू थे, तो उसकी यहाँ पर बात की गई है। The elevation of a leader from a marginalized community or group does not necessarily mean that the entire community or group will benefit. अब ऐसा तो नहीं है कि सारे संथाल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो डिस्पाइट द मैनी ऑनर्स बेस्टोड ऑन बिरसा मुंडा, उसके बाद भी हम देखते हैं कि ट्राइबल पीपल का ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बेसिक मोटिवेशंस बिहाइंड ट्राइबल रेबेलियंस, जो कि जल जंगल ज़मीन थे, वो सेम मोटिवेशंस आज भी हैं। तो इसका मतलब ट्राइबल लोगों का अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ओनली थिंग आई कैन डेयर टू होप फॉर इज़ दैट द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ट्राइबल पीपल माइट एंटर द पब्लिक डिस्कोर्स। लेकिन यहाँ पर अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट संथाल कम्युनिटी से होगा तो ऑफकोर्स जो इंडिया के ट्राइबल के इश्यूज है वो यहाँ पर मेन डिस्कोर्स में तो जाएंगे ही जाएंगे। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, तो प्रेसिडेंट एक नॉमिनेटेड हेड होता है, एक्चुअल पावर्स यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। तो फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स द प्रेसिडेंट द नॉमिनेटेड हेड ऑफ द स्टेट वाइल वेस्टिंग ऑल द रियल पावर्स इन द प्राइम मिनिस्टर। तो ये यहाँ पर ऑथर ने आर्टिकल बताया है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इशूज फैकल्टी PhD रिसर्च। द 7th एडिशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया है, तो उस रिपोर्ट से क्या पता चला है, तो बेसिकली 32% ऑफ द फैकल्टी इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स आउटसाइड द टॉप 100 हैव डॉक्टोरल क्वालिफिकेशंस। तो अगर हम टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस को हटा दें तो उसके बाद के इंस्टीट्यूशंस देखें तो बाकी इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ 32% ऐसी फैकल्टी हैं जिनके पास डॉक्टोरल क्वालिफिकेशंस हैं। तो सिर्फ 32% ऐसी फैकल्टी हैं जिनके पास डॉक्टोरल क्वालिफिकेशंस हैं, वाइल ओनली 33% ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स मीट द AICTE प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया, जो कि ये कहता है कि 20 स्टूडेंट्स पर टीचर होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ये पता चला है जो हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स आते हैं, तो 70% जो हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स आते हैं वो टॉप 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से आते हैं। तो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ 30% हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि ये परेटो प्रिंसिपल को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। IIT मद्रास आइज फॉरेन शोर्स वाया मास्टर्स प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। 30 लाख इंडियन किड्स डिड नॉट रिसीव फर्स्ट GTP डोज इन 2020। अब इसके क्या रीजंस है कि हमारा जो इम्यूनाइजेशन है वो डिक्लाइन हो गया। तो एक रीज़न तो कोविड-19 है, सारा फोकस कोविड-19 के ऊपर चला गया। इसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है अगर कोई कन्फ्लिक्ट सेटिंग, सो फॉर एग्जांपल कोई
नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है इम्यूनाइजेशन करना। India's target of reducing the number of unimmunized children in the country was hit by the COVID-19 pandemic, और लगभग 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको DTP की फर्स्ट डोज नहीं लगी है। तो DTP होता है डिप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस की जो वैक्सीन होती है उसको यहाँ पर DTP वैक्सीन कहते हैं। तो इंडिया ने मिशन इंद्रधनुष भी लॉन्च किया था। मिशन इंद्रधनुष से कुछ तो फ़ायदा हुआ है यहाँ पर। जो नंबर ऑफ सच चिल्ड्रन हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली है वो लगभग 30 लाख से कम होकर 27 लाख हो चुके हैं। एमिंग टू इम्यूनाइज एवरी प्रेग्नेंट विमेन एंड चाइल्ड, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन इंद्रधनुष 4.0 विच इज़ द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ग्लोबली, और इंडिया वैक्सीनेट करना चाहता है मोर देन 3 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन एंड 2.7 करोड़ चिल्ड्रन थ्रू द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो डिक्लाइन क्यों हुआ हमने उसका रीजंस देख लिए। तो एक रीज़न है कोविड-19, इसके अलावा कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है जहाँ पर इम्यूनाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ न्यू HPV वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंडिजीनियस HPV वैक्सीन बनाई है जिसका कि नाम है सर्वावैक। किसके अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। तो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इंडिया विल हैव एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वावैक फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। हाउ डज वैक्सीनेशन अगेंस्ट एन इन्फेक्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर। तो जो सर्विकल कैंसर होता है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर होता है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में लगभग 60,000 फर्टिलिटी, 60 से 70,000 के बीच में फर्टिलिटी हर साल होती है सर्विकल कैंसर की वजह से। तो उसको रोका जा सकता है, ये प्रिवेंटेबल है। तो अगर यहाँ पर टाइम पे वैक्सीन दे दी जाए तो ये प्रिवेंटेबल है। लेकिन अभी तक वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसीलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि जो इंटरनेशनल वैक्सीन्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है, लगभग एक डोज 3,000 रुपये की आती है। तो अगर हम यहाँ पर होम ग्रोन वैक्सीन अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जिसकी वजह से हम इसको अफोर्ड कर पाएँ, और अगर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया गया तो उसकी वजह से यहाँ पर जो सर्विकल कैंसर की वजह से फर्टिलिटीज़ हो रही है उनको कम किया जा सकता है। Since the virus is sexually transmitted, it has to be given to teenage girls before they are sexually active. Once an infection happens, तो वैक्सीन उसके बाद कुछ नहीं कर सकती। तो बेसिकली पहले वैक्सीन देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर यहाँ पर 26-27 साल का अगर इंसान हो चुका है, विमेन 26-27 साल की हो चुकी है, तो उसके बाद भी हर 5 साल में स्क्रीनिंग की जा सकती है। तो जितनी जल्दी यहाँ पर सर्विकल कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो जाएगा। हाउ विल द न्यू वैक्सीन हेल्प। तो यहाँ पर 2 वैक्सीन्स पहले से हैं HPV वैक्सीन्स। तो एक है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की सर्वारिक्स और दूसरी है मर्क की गार्डासिल। तो 2 इंटरनेशनल वैक्सीन्स हैं सर्विकल कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट वन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट 2 मोस्ट कॉमन टाइप्स HPV-16 एंड HPV-18, और जो सेकंड वन है यहाँ पर मर्क की गार्डासिल वो यहाँ पर और 2 एडिशनल टाइप से प्रिवेंट करती है, दैट इज HPV-6 एंड HPV-11। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2016 में डिसीजन लिया था कि जो स्कूल गर्ल्स हैं उनको इम्यूनाइज किया जाएगा सर्विकल कैंसर की वैक्सीन से। वन नॉट मैनी पीपल वर कमिंग टू द हॉस्पिटल टू गेट अ शॉट, और दूसरा ये कि पता नहीं था कि कैसा इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होगा। तो इम्पैक्ट विल बी ट्रेमेंडस इफ वी आर एबल टू वैक्सीनेट 90% ऑफ टीनेज गर्ल्स, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्विकल कैंसर की वजह से जो फर्टिलिटी होती है वो यहाँ पर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। Who needs to get the vaccine? तो वैक्सीन कैन ओनली प्रिवेंट इन्फेक्शन, सो इट नीड टू बी गिवन टू गर्ल चाइल्ड स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 11 to 12, और यहाँ पर 16 साल तक दी जा सकती है। लेकिन अगर 26 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है तो उसके बाद यहाँ पर हर 5 साल में स्क्रीनिंग कराई जा सकती है। अब हम आगे चलते हैं। तो जो बाइडन गए थे इजराइल, उसके बाद ये गए हैं सऊदी अरेबिया। US President Joe Biden acknowledged Friday that an independent state for Palestinians can seem so far away. तो US का ये कहना था कि हम मीडिएट करेंगे और इजराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब इनका ये कहना है कि सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। तो इवन इफ द ग्राउंड इज नॉट राइप एट दिस मूवमेंट टू रीस्टार्ट नेगोशिएशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड माई एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट गिव अप ऑन ब्रिंगिंग द पैलेस्टीनियंस एंड इजराइलीज। तो उनका ये कहना है कि 2 इंडिपेंडेंट नेशन होंगे और इजरायली और जो पैलेस्टीनियन है वो आसपास रहेंगे। तो बाइडन सेड दैट पैलेस्टीनियन पीपल डिजर्व अ स्टेट ऑफ देयर ओन दैट्स इंडिपेंडेंट, सॉवरन, वायबल एंड कंटिग्यूअस, 2 स्टेट्स फॉर 2 पीपल। तो ये इनका कहना है। पैलेस्टीनियंस ने व्हाइट हाउस की एबिलिटी को क्वेश्चन किया कि व्हाइट हाउस इतने टाइम से मीडिएट और नेगोशिएट की बात करता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो USA है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाया है पैलेस्टीन और इजराइल के कन्फ्लिक्ट का। दे बिलीव द US कांट प्ले अ न्यूट्रल मिडलमैन, क्योंकि जो US है वो इजराइल के प्रति बहुत ज़्यादा बायस है। तो US can't play a neutral middleman in view of the strong American support for Israel at the United Nations। इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका है वो फाइनेंशियली और मिलिट्री बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इसराइल को।
अब यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट सऊदी गए हैं, तो क्यों गए हैं सऊदी में, इनका क्या मेन मोटिव है? तो इनका मेन मोटिव यही है कि इन्होंने रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एनर्जी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, तो बेसिकली ये गल्फ को यही कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाओ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं वो थोड़े कम हो सकें। तो एनर्जी एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रॉम्प्टेड बाइडेन एंड हिज एड्स टू डिसाइड नॉट टू आइसोलेट द गल्फ ऑयल जाइंट दैट हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग टाइज विद रशिया एंड चाइना। अब यहाँ पर जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं ये गए हैं जिनजियांग। तो जिनजियांग में क्या किया जाता है उइघुर्स मुस्लिम के साथ? तो आपको पता है उनका कल्चरल जेनोसाइड किया जाता है, उनको इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स में डाला जाता है। तो चाइना विल मेक सिक्योरिटी मेजर्स इन जिनजियांग अ रेगुलर फिक्सचर वाइल रिक्वायरिंग इस्लामिक प्रैक्टिसेस टू कन्फर्म टू चाइनीज सेंसिबिलिटीज़। तो इनकी यही डिमांड है कि जो भी इस्लामिक प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पर चाइनीज सेंसिबिलिटीज़ को लेकर कन्फर्म करें। फिर यहाँ पर उइघुर्स मुस्लिम के बारे में बताया गया है कि उइघुर्स मुस्लिम का जो चाइना में कल्चरल जेनोसाइड होता है, तो अंडर जी authorities have carried out a sweeping crackdown in Xinjiang's native Uyghur and Kazakh communities, which critics describing the crackdown, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रिजन लाइक कंडीशंस में डाल देता है, उनका इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है, एक तरीके का कल्चरल जेनोसाइड कर रहा है चाइना उइघुर्स मुस्लिम के ऊपर। फॉरेक्स रिजर्व्स स्पाइरल डाउन बाई $8 बिलियन ऑन एफपीआई एग्जिट। तो जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $8 बिलियन और ज़्यादा कम हो गए हैं। तो कम होने का क्या रीज़न है? तो कम होने का एक मेन रीज़न ये है कि जो यूएसए है वो लगातार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है। तो यूएसए लगातार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है और उसकी वजह से जो इंडिया के यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो अपना कैपिटल लेकर यूएसए जा रहे हैं। तो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। तो दूसरा रीज़न ये है जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फेल बाई $8.06 बिलियन ड्यूरिंग द वीक एंडेड जुलाई 8 इन द वेक ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। और कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है इंडिया में। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यूएसए वो इंटरेस्ट रेट लगातार राइज कर रहा है। अब यूएसए क्यों अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है? क्योंकि यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगभग 9% इन्फ्लेशन है वहाँ पर। तो विद दिस फॉरेक्स रिजर्व्स हैव प्लमेटेड बाई $62.4 बिलियन। तो अगर हम सितंबर 3, 2021 से देखें तो लगभग हमारे $60 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो चुके हैं। मेजर रीज़न क्या है? तो मेजर रीज़न यही है कि यूएस फेडरल रिजर्व की बहुत ज़्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसकी वजह से इंडिया से बहुत ज़्यादा जो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। दूसरी बात, जो गोल्ड के प्राइसेस वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहे हैं। तो आरबीआई इज गोइंग स्लो इन आर्टिफिशियली प्रॉपिंग अप द डॉलर बाय सेलिंग डॉलर्स फ्रॉम इट्स किटी। तो आरबीआई चाहे तो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से रिजर्व में से अगर डॉलर को मार्केट में डाल दे तो उसकी वजह से जो यहाँ पर रुपए इतना ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है वो इतना ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा नहीं। लेकिन आरबीआई जो है वो डॉलर्स को अभी तक मार्केट में नहीं निकाल रहा है। लेकिन लास्ट वीक में आरबीआई ने कुछ डॉलर्स को मार्केट में सेल किया। बेसिकली जो रुपए है उसको $1 इज इक्वल टू 80 रुपये तक ना पहुँचे, बेसिकली 79.88 तक पहुँच चुका है। तो 80 तक ना पहुँचे, तो इसके लिए यहाँ पर आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व से कुछ डॉलर्स को मार्केट में सेल किया था। अब आरबीआई का एक रीज़न ये भी है कि आरबीआई नहीं चाहता है कि रुपए अप्रिशिएट हो। अभी बेसिकली जैसा मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा है वैसे चलने दे रहा है आरबीआई। तो उसका रीज़न एक ये भी है कि उसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका रुपए डिप्रिशिएट होगा तो जो आपके यहाँ पर सामान है वो दूसरे कंट्रीज़ में थोड़ा सस्ता दिखेगा, तो जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन इंडिया के एक्सपोर्ट्स एज सच इंक्रीज़ नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमें एक्सपोर्ट करना होता है उसके लिए भी जो रॉ मटीरियल है वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। Quite willing to trade, फाइनेंस मिनिस्टर आस्क WTO टू अलाउ वीट एक्सपोर्ट फ्रॉम ऑफिशियल स्टॉक्स। तो ये G20 की फाइनेंस ऑफिशियल मीटिंग हुई है बाली में। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि WTO अगर अलाउ करे तो बेसिकली जो हमारे पास प्रोक्योरमेंट जो हमने किया है तो उसको हम भेज सकते हैं, और जो फूड सिक्योरिटी उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली जो फूड की प्रॉब्लम हो गई, फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन WTO हमें अलाउ नहीं करता है जो हमने ऑफिशियल स्टॉक कर रखा है उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने को। वो इसीलिए अलाउ नहीं करता क्योंकि हमने जो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट किया होता है सरकार ने, वो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किया होता है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे तो बेसिकली उसकी वजह से जो मार्केट है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो स्पीकिंग एट अ सेमिनार ऑन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर टैकलिंग फूड इनसिक्योरिटी ऑन साइडलाइंस ऑफ द थर्ड meeting of G20 finance ministers and central bank governors in Bali, Indonesia, she also stressed that food, fuel और fertilizer जो है वो global public goods हैं और सबको इसकी accessibility होनी चाहिए। Extend WTO rules make it difficult for a country to export official stocks से, क्योंकि हमने यहाँ पर जो official stocks कर रखा है प्रोक्योरमेंट करके वो हमने फिक्स्ड प्राइस पे किया है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ना कि हमने मार्केट रेट पर किया है। तो इसकी वजह से अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इसकी वजह से मार्केट डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो WTO restriction that grains so procured can't be brought
टू द मार्केट फॉर एक्सपोर्ट इज़ अ कंडीशन, जो कि उरुग्वे राउंड डेज से चल रही है, जब यहाँ पर उरुग्वे नेगोशिएशन हुआ था। तो ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास ग्रेन तो है लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते WTO रूल्स के अंतर्गत, क्योंकि हमने जो प्रोकर किया है वो हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किया है। और अगर हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किया है तो अगर हम उस प्राइस पे एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो मार्केट है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने सबसे पहले डिस्कस की NIRF रैंकिंग्स। तो NIRF रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूशन फर्स्ट सेकंड पर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे आपको ये पता चलता है कि हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो 70% रिसर्च पेपर आते हैं वो टॉप 100 इंस्टीट्यूशन से आते हैं, जो 30% रिसर्च पेपर हैं वो बाकी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन से आते हैं, जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है उसमें एक प्रॉब्लम है। तो इन इशूज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। NIRF के जो पैरामीटर्स हैं उनको आपको थोड़ा पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, उससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हमने ये देखा कि हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो डिसेंट बहुत ज़रूरी होता है। 19(1)(a) में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट हाँ यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस। फिर यहाँ पर जो काटसा है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसमें USA का ये कहना था कि कोई भी कंट्री अगर डील करता है विद रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान तो उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत ही USA के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो केस टू केस बेसिस पर वेवर दे सकता है। तो इंडिया ने यहाँ पर S-400 सिस्टम जो लिया है, तो ऐसे में अभी जो US का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसने ये वोट किया है कि इंडिया को वेवर दे देना चाहिए इन सैंक्शन से, लेकिन अभी तक जो बाइडन ने इसको साइन नहीं किया। तो जो बाइडन एक बार साइन कर देंगे तो बेसिकली हमें पूरी तरीके से वेवर मिल जाएगा। फिर हमने यहाँ पर S-400 डिस्कस किया कि S-400 कैसा सिस्टम है। इसके अलावा जो थर्ड है वो USA का ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया है। तो थर्ड से काफ़ी बेटर है S-400, इसीलिए हमने थर्ड ना लेकर S-400 लिया। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, जिसमें 20 से 24 हफ्तों के बीच में भी एबॉर्शन कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2 डॉक्टर्स का ये ओपिनियन होना चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो उसकी वजह से जो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन है उसको थोड़ा खतरा हो सकता है, या तो फिजिकल या उसको मेंटल हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में 20 से 24 हफ्तों के बीच में भी यहाँ पर एबॉर्शन को अलाउ किया जा सकता है। फिर यहाँ पर हमने एक डिस्कस किया है नामसाई डिक्लेरेशन, जो कि अरुणाचल और असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए किया गया है नामसाई डिक्लेरेशन। अनजस्टिस ये हमने डिस्कस कर लिया। ब्रिज टू द गल्फ I-2U2 समिट के बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि इंडिया में मेगा फूड पार्क्स बनाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर UAE $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। एक हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा गुजरात में। फिर बैड एंड लॉ, इसमें हमने एक केस डिस्कस किया है TT एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि बात करता है कि क्लबिंग ऑफ केसेस की। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 लाख इंडियन किड्स डिड नॉट रिसीव फर्स्ट DTP डोज इन 2020। तो इसके क्या रीजन है? तो एक मेन रीज़न है कोविड-19 की। पूरा फोकस यहाँ पर कोविड-19 पर चला गया, जिसकी वजह से जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें लगभग 27 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी वैक्सीन नहीं मिल पाई है DTP की, डिप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस की। फिर यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कंट्री की पहली होम ग्रोन इंडिजीनियस वैक्सीन बनाई है अगेंस्ट सर्विकल कैंसर, जिसका की नाम है सर्वावैक्स। सर्विकल कैंसर किस वजह से होता है? तो ह्यूमन पेपलोमा वायरस की वजह से होता है सर्विकल कैंसर। तो यहाँ पर कुछ ही स्ट्रेन्स होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर सर्विकल कैंसर होता है। इसके अलावा 2 वैक्सीन्स और हैं, लेकिन वो वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो ये जो हमारी होम ग्रोन वैक्सीन है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, जिसकी वजह से जो सर्विकल कैंसर रिलेटेड डेथ्स हैं उनको कम किया जा सकता है लार्ज स्केल पर। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि USA का ये कहना है कि USA चाहता है कि इजराइल और पैलेस्टीन यहाँ पर दोनों ही एग्जिस्ट करें, दोनों ही इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की तरह एग्जिस्ट करें। फिर यहाँ पर जो शी हैं वो यहाँ पर गए हुए हैं जिनजियांग में, तो जिनजियांग में उइघर्स मुस्लिम के साथ कल्चरल जेनोसाइड किया जाता है। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे डिप्लीट हो गए हैं, तो उसके क्या रीज़न है? तो USA यहाँ पर लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर FPI है वो अपने कैपिटल लेकर बाहर जा रहे हैं, कैपिटल आउटफ्लोज हो रहा है, जो गोल्ड है उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स है वो यहाँ पर कम हो रहे हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।